हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का प्रॉब्लम 3 जो कि है एक ओवर हैंगिंग बीम का क्वेश्चन, उसको सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये एक बीम दिया हुआ है जिसका लेफ़्ट साइड का पोर्शन जो है वो फिक्स्ड है और यहाँ से ये ओवर हैंग्ड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी है 4 मीटर, फिर ये जो यूडीएल लगा है वहाँ तक की डिस्टेंस है 3 मीटर और जो ओवर हैंगिंग पोर्शन है उसका डिस्टेंस है 1.5 मीटर। तो दोस्तों, सबसे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिक्स एंड मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो फिक्स एंड मोमेंट निकालेंगे। ये देखिए, फिक्स एंड मोमेंट जब हम लोग निकालते हैं तो जब हम मोमेंट स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, जो इंटरमीडिएट जो सपोर्ट होते हैं इसको हम लोग एज अ फिक्स ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसको हम लोग एज अ फिक्स ट्रीट करेंगे तो इस केस में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट सपोर्ट ये वाला है, ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है, इसे हम एज अ फिक्स्ड ट्रीट करेंगे। ठीक है, टेम्परेरी फिक्स्ड। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं स्पान ए बी के लिए। स्पान ए बी को कंसाइडर करते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जब ऐसा बीम होता है जिसके सेंटर पे लोड लगा हो तो इसके लिए फिक्स एंड मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स एंड मोमेंट एट ए बी। जब ए से बी के लिए हम लोग निकालेंगे फिक्स एंड मोमेंट तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे WL/8। ओके, अब देखिए, ये जो बीम होता है उसका जो लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है वहाँ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है और राइट साइड के पोर्शन पे क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है। ठीक है, इस कारण हम लोग क्या करेंगे, जब ए बी के लिए निकालेंगे तो यहाँ माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, और डब्ल्यू क्या है हमारे पास 40, एल है हमारे पास 4, डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से फिक्स एंड मोमेंट एट बी ए निकाल लेंगे हम लोग। तो बी ए के लिए क्या आ जाएगा, सेम WL/8, लेकिन इस बार आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो क्या आ जाएगा, 20 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, स्पान बी सी को कंसाइडर करेंगे। ठीक है, ये हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी सी को कंसाइडर करेंगे। बी सी में क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा है। मैंने आपको बताया कि जब कोई बीम है उसमें यूडीएल लगा हो तो उसके लिए हम लोग फिक्स एंड मोमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये देखिए, फिक्स एंड मोमेंट एट बी सी इज इक्वल टू WL² डिवाइडेड बाई 12, है ना। अब देखिए, लेफ्ट साइड पे क्या लगता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और राइट साइड पे लगता है क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के कारण यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें पुट करते हैं, W है हमारा 20, L है हमारा 3, तो स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई 12। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, -15 किलो न्यूटन मीटर। और जब फिक्स एंड मोमेंट एट सी बी निकालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू रखेंगे लेकिन इस बार पॉजिटिव में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 15 किलो न्यूटन मीटर। अब देखते हैं स्पान सी डी को कंसाइडर करते हैं। अब ये देखिए, सी डी यहाँ से 10 × 1.5 करेंगे। ये देखिए, 10 × 1.5 करेंगे तो एक 15 किलो न्यूटन मीटर का लोड लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये मोमेंट कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, सी डी से सी की ओर एक क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा। अब इस पॉइंट सी पे एक रेजिस्टिव मोमेंट लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट सी पे एक रेजिस्टिव मोमेंट लगेगा। क्यों, इस मोमेंट के कारण जो डी से सी की ओर जा रहा है तो सी पर एक रेजिस्टिव मोमेंट आएगा। ठीक है, तो उस रेजिस्टिव मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट अगर इस साइड से पॉजिटिव 15 किलो न्यूटन का मोमेंट लग रहा है तो रेजिस्टिव मोमेंट कितना हो जाएगा, -15 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, फिक्स एंड मोमेंट एट सी डी कितना हो जाएगा, -15 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्यों आया, यहाँ से डी से सी की ओर एक
15 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, है ना। 10 इंटू 1.5 करेंगे तो 15 किलो न्यूटन का एक क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा। इस क्लॉकवाइज मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए सी पर एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा, रेजिस्टिव मोमेंट, ठीक है। तो हमें पता है कि क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंट जाएगा तो उसको रेजिस्ट करने के लिए एक नेगेटिव मोमेंट लगेगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट और इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 पे। स्टेप 2 हमारा क्या है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखना। तो देखिए अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखने का, ठीक है। तो चलिए हमारा आप स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्पान ए बी को, ठीक है। स्पान ए बी के लिए क्या होगा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, एम ए बी फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए बी प्लस 2EI बाई एल। और चूंकि ए से बी के लिए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, ये देखिए ए से बी के लिए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आएगा 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल बाई एल, है ना। अब डेल का वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है हमें क्वेश्चन में, कोई डिफ्लेक्शन का वैल्यू दिया नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा 0, तो इसके कारण ये वाला वैल्यू हो गया 0, ठीक है। और देखिए फिक्स्ड एंड है, ये जो ए सपोर्ट है वो फिक्स्ड एंड है, तो यहाँ कोई स्लोप आएगा क्या, नहीं। स्लोप कहाँ आता है, जहाँ फिक्स्ड एंड नहीं होता है, ठीक है। जहाँ फिक्स सपोर्ट नहीं होगा वहाँ रोटेशन की वैल्यू आएगी, और जहाँ फिक्स्ड होगा वहाँ रोटेशन की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा हमारा, थीटा ए भी 0 हो जाएगा। तो अब लिख लेते हैं, तो वो हमारा आएगा इसके लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कितना आ जाएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना है -20 प्लस 2EI बाई 4, ओके। और आएगा यहाँ पर थीटा बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए बी के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब बी ए के लिए लिखते हैं। बी ए के लिए क्या आएगा, फिर से फिक्स्ड एंड मोमेंट एट बी ए प्लस 2EI बाई एल, और इस बार बी से ए के लिए निकाल रहे हैं तो 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल बाई एल। अब इसकी डेल की वैल्यू कुछ दी नहीं हुई तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। थीटा ए फिक्स सपोर्ट है इसलिए इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0। अब लिख लेते हैं, तो एम बी ए इज इक्वल टू फिक्स एंड मोमेंट कितना निकाले थे बी ए के लिए 20, तो यहाँ लिख लेंगे 20 प्लस 2EI, और एल कितना है हमारा 4, तो यहाँ 4 लिख लिए, और यहाँ आएगा 2 थीटा बी, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो कितना आ जाएगा 20, और ये जो है डिवाइड हो जाएगा इससे 2 और ये 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगा EI थीटा बी, ठीक है। तो ये हमारा बी ए के लिए हो गया। अब हम निकालेंगे स्पान बी सी के लिए, ठीक है। स्पान बी सी के लिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले एम बी सी, तो फिर से वही फिक्स्ड एंड मोमेंट एट बी सी प्लस 2EI बाई एल, और बी से सी के लिए निकाल रहे हैं तो 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल बाई एल, है ना। अब डेल का वैल्यू कुछ दिया नहीं हुआ है तो ये हो गया 0। अब देखिए थीटा बी और थीटा सी पे रोटेशन 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हिंज सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट नहीं है, और जहाँ फिक्स होता है वहाँ 0 होता है, और जहाँ फिक्स नहीं होता वहाँ 0 नहीं होता है हमारा वैल्यू, ओके। तो हम लोग कर लेते हैं इसको। तो देखिए एम बी सी इज इक्वल टू फिक्स एंड मोमेंट हम लोगों ने कितना निकाला है -15 प्लस 2EI, एल कितना है यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए, और 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, ये आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम बी सी इज इक्वल टू -15, 2 to the 4, सो यहाँ पर आएगा 4EI बाई 3 थीटा बी प्लस 2/3EI थीटा सी, ये आ गया हमारा बी सी के लिए इक्वेशन। और सेम हम लोग निकाल लेंगे एम सी बी। तो एम सी बी के लिए फिक्स है, हम लोग लिखेंगे फिक्स एंड मोमेंट एट सी बी प्लस 2EI, ठीक है। ये देखिए एम एफ सी बी प्लस
2EI/L। अब C से B के लिए जा रहे हैं तो 2θC प्लस θB माइनस 3del/L। डेल का वैल्यू दिया नहीं हुआ है इसलिए ज़ीरो, और θC और θB ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फिक्स सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या आ जाएगा, MCB इज इक्वल टू फिक्स एंड मोमेंट कितना है इसका 15, तो पॉजिटिव 15 प्लस 2EI/L कितना है 3, यहाँ आ जाएगा 2θC प्लस θB। ओके, जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15 प्लस 4/3 EIθC प्लस 2/3 EIθB। ठीक है, अब जितना हम लोगों ने निकाला है ये स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन, उसे हम बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये इक्वेशन है हमारे। ठीक है, ये हम लोगों ने बॉक्स में बंद कर दिया सारे इक्वेशंस को। अब हम क्या करेंगे, CD के लिए भी निकाल लेते हैं। अब MCD क्या होगा, MCD हमारा MCD जो है ये वही फिक्स एंड मोमेंट बस होगा, बाकी इसके लिए तो कोई डेल वेल की वैल्यू आएगी नहीं, रोटेशन भी आएगा नहीं क्योंकि यहाँ ओवरहैंग है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -15। ठीक है, अब देखिए अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, तो ये है हमारा स्टेप 3 जिसमें हम लोग लिखेंगे जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, ये जो है ये किलो न्यूटन मीटर में है। ठीक है, ये हम लिखेंगे जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो हम लोग कौन से जॉइंट को लेंगे, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बी जॉइंट को लेंगे। बी से कौन कौन सा गया है मेंबर, BA और BC। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, MBA और BC को कंसाइडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए MBA प्लस MBC इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा MBA का वैल्यू कितना आया था, हमारा MBA का वैल्यू आया था 20 प्लस EIθB, और MBC का वैल्यू क्या आया था -15 4 EIθB/3 2/3 EIθC। ठीक है, तो इस वैल्यू को अब हम लोग यहाँ लिख देंगे। ओके, तो लिख देते हैं 20 प्लस EIθB प्लस EIθB प्लस माइनस 15 4 EIθB -15 प्लस 4/3 EIθB प्लस 2/3 EIθC इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इस इक्वेशन को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, ये 20 प्लस EIθB ये माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, -15 प्लस 4/3 EIθB प्लस 2/3 EIθC इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए ये EIθB, ये 4/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.33, और 1.33 प्लस ये EIθB, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.33 EIθB प्लस इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2/3 को जब पॉइंट में लाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.67 EIθC, और 20 - 15 करेंगे तो आएगा +5, उस +5 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -5। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये हम लोग जॉइंट बी को कंसाइडर किए थे, जॉइंट बी को। अब हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट सी को कंसाइडर करेंगे। ठीक है, तो जॉइंट सी से कौन कौन से जा रहे हैं, ये देखिए जॉइंट सी है, जॉइंट सी से कौन से जा रहे हैं, CB और CD। ओके, तो हमारा CB का वैल्यू भी हमें पता है, ये CB का वैल्यू है, और ये है हमारा CD का वैल्यू। ठीक है, तो लिख लेते हैं
एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू 0। एम सी बी क्या है हमारा 15 प्लस 4/3 ई आई थीटा सी प्लस 2/3 ई आई थीटा बी, ठीक है। और ये है -15, ठीक। ये देखिए ये एम सी डी -15 इज इक्वल टू 0, तो ये कैंसल हो जाएगा। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1.33 ई आई थीटा सी प्लस 0.67 ई आई थीटा बी इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो जब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई आई थीटा बी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ई आई थीटा बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा -2.5, और जब जो ये ई आई थीटा बी के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें ई आई थीटा सी का भी वैल्यू मिल जाएगा 1.26। ओके, इसे हम लोग बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है। ये बॉक्स में रख दिए। अब ये ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी के वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, ये जो हम लोगों ने इक्वेशंस निकाले थे, ठीक है, ये जो हम लोगों ने इक्वेशंस निकाले थे यहाँ हम लोग इन ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी की वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, तो जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा फाइनली मोमेंट कितना आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ ई आई थीटा बी एंड ई आई थीटा सी इन स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा एम ए बी क्या आ जाएगा, जब हम लोग ई आई थीटा बी की वैल्यू को पुट करेंगे तो -21.25 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। एम बी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 17.5 किलो न्यूटन मीटर, ओके। और एम बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -17.5 किलो न्यूटन मीटर, और एम सी डी हमारा क्या आ जाएगा, एम सी बी कितना आ जाएगा, एम सी बी आ जाएगा हमारा पॉजिटिव में 15 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो अब हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले फ्री बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ए बी सेक्शन को कंसाइडर करते हैं। ये देखिए ए बी, यहाँ क्या लगा है, पॉइंट लोड लगा है, और हमें पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट लोड अगर सेंटर पर लगा हो तो उसके लिए कितना होता है, WL/4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, W के जगह रख देंगे हम लोग हमारा लोड कितना था हमारा 40 किलो न्यूटन, और L कितना है 4, ठीक है। तो W लग देंगे 40, L है 4 डिवाइडेड बाई 4, तो जब इसको कट करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 40 किलो न्यूटन मीटर हमारा फ्री बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फ्री बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे BC के लिए, सेक्शन BC के लिए। तो ये देखिए सेक्शन BC क्या था, UDL लगा हुआ था, और लेंथ कितना था 3 मीटर का, 20 किलो न्यूटन मीटर का लोड लगा है। तो क्या आता है, UDL जहाँ होता है वहाँ WL²/8 आता है, ठीक है। W क्या है हमारा 20, L कितना है 3 का स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाई 8। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22.5, ठीक है। अब हमें सारे वैल्यूज़ मिल चुके हैं, फ्री बेंडिंग मोमेंट के भी वैल्यू मिल गए हैं, और हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से जो मोमेंट निकाले थे वो भी हम लोगों को मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बनाएंगे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इसे डिवाइड कर देंगे हम लोग, जो बीम का साइज़ था, ठीक है। एक पहला था हमारा 4 मीटर का, फिर 3 मीटर का, फिर 1.5 मीटर का, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने कितना निकाला था, ये वाला AB सेक्शन जो था हमारा, उसमें क्या लगा हुआ था, पॉइंट लोड, जिसके लिए 40 किलो न्यूटन मीटर का हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया। तो ठीक है, हमें पता है जब पॉइंट लोड लगा होता है तो हम क्या बनाते हैं, ट्रायंगल, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए यहाँ लिख देते हैं 40, ठीक।
अब यहाँ यूडीएल था बी से सी के सेक्शन पे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बी से सी के सेक्शन पे यूडीएल था, 22.5 किलो न्यूटन का लोड आया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया वहाँ, तो यहाँ लगा देते हैं। और जहाँ यूडीएल होता है वहाँ पैराबोला बनता है, ठीक है, तो 22.5 लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करना है हम लोगों को, इस वैल्यू जो हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से जो वैल्यू निकाली है वो हमें बनानी है, ठीक है। उसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है इसमें, ये मान लीजिए बीम है ए बी, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर ए से बी के लिए निकालेंगे और नेगेटिव वैल्यू आएगा तो हम लाइन ऊपर की ओर खींचेंगे, ठीक है। और अगर बी से ए की ओर निकालेंगे, और पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो हम लोग ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर ए से बी के लिए निकालते हैं और पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे की ओर लाइन खींचेंगे। और अगर बी से ए की ओर निकालते हैं और नेगेटिव वैल्यू आती है तो नीचे की ओर लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए अब डायग्राम से समझिए और अच्छे से समझ आएगा आपको। ए बी कितना आया, -21.25। अब अगर ए से बी की ओर निकालना है और माइनस में वैल्यू आता है तो लाइन ऊपर की ओर खींचते हैं, तो लाइन खींच देते हैं। क्या आएगा हमारा, ये देखिए ये 21, मैंने लाइन खींच दिया 21.25 का, ठीक है। अब देखिए अब B से A की ओर जाते हैं तो बी ए कितना है 17.5। अब मैंने बताया कि B से A की ओर अगर जाएंगे और पॉजिटिव वैल्यू आती है तब हम ऊपर की ओर लाइन खींचते हैं, तो ऊपर की ओर खींच देते हैं लाइन, ये हमारा 17.5 का। अब देखिए अब BC कितना है -17.5। अब B से C की ओर जाएंगे और जब नेगेटिव वैल्यू आती है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं और नेगेटिव वैल्यू आती है तो ऊपर की ओर खींचते हैं, तो ये देखिए ऊपर की ओर -17.5 खींच दिया है। अब क्या है, CB बोल रहा है, ठीक है, CB। अब देखिए CB हमारा क्या आया है, पॉजिटिव वैल्यू आया है। और हम लोग जब B से A मतलब राइट से लेफ्ट जाते हैं और पॉजिटिव आता है तो ऊपर की ओर लाइन खींचते हैं, तो ये देखिए मैंने ऊपर की ओर लाइन खींच दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मिला दूँगा, ठीक है। ये देखिए मैंने ये सभी लाइंस को मिला दिया, ठीक है। ये ओवरहैंग वाला पोर्शन था तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या करूँगा, जो हमारा सेक्शन आया है वो इसको मैं हैच कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए जो पोर्शन था ये मैंने हैच कर दिया, ठीक। तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू था, ओके। ये जो है ये हमारा नेगेटिव वैल्यू है ऊपर की ओर वाला, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो नेगेटिव ऊपर की ओर बनाते हैं, ओके। और तो इस तरीके से आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं इसका। देखिए हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, ये वाला बीम का सेक्शन हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरीके का। सबसे पहले हम लोगों ने फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाला, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखा हर एक बीम के लिए, ओके। फिर हम लोगों ने दो जॉइंट कंसाइडर किए बी और सी को, और इन दोनों का जो इक्वेशन आया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग EI थीटा बी और EI थीटा सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए, ओके। और फिर हम लोगों ने फ्री बेंडिंग मोमेंट निकाला और हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया। तो इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। हम लोगों ने 3 तरीके के बीम देखे हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने ओवरहैंगिंग बीम का केस देखा है। तो इस तरीके से हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का जो हमारा टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सारे PDF वीडियो लिंक्स सब डलते रहते हैं, आप वहाँ आकर के डिस्कशन कर सकते हैं अपना जो भी आपका डाउट रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।